एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आज जो लेक्चर होगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होगा और फंडामेंटल राइट्स में हम करेंगे कौन सा, तो राइट टू फ्रीडम करेंगे। आज राइट टू फ्रीडम करेंगे। फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। फर्स्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हमने किया था राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 18 तक, जिसमें आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी था और आर्टिकल 12 जो था स्टेट के बारे में हमने बताया था। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट करूंगा मैं आर्टिकल 19 से करूंगा। और जो लोग भी CUT PG 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल है इंस्टाग्राम पे DU फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से, DU फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से है। आप इसको फॉलो कर सकते हो और हमें भी कोई मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DU LLB, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DU LLB। इस तरीके से आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे जो है क्विज करवाते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में आपको वहाँ पे मिलेगा, कुछ PDF हो गया इंपॉर्टेंट, वो हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो आपके एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए आज का जो लेक्चर है मैं स्टार्ट करता हूँ। और आज जो है राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक का करेंगे। हमने 18 तक, आर्टिकल 18 तक का डिटेल में किया था। आज जो है आर्टिकल 19 से करेंगे राइट टू फ्रीडम। यहाँ से करते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट्स। ये भी फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। ये है राइट टू फ्रीडम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ राइट टू फ्रीडम। तो ये 6 राइट्स को डिस्प्ले करता है, 6 राइट्स के बारे में बताता है, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आता है, आर्टिकल 19 के अंदर आता है। तो आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट राइट ये है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स 19(2). 19(3) क्या कहता है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये राइट्स भी हमारे पास है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन, और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, तो आर्टिकल 19 ये 6 राइट्स जो है हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओरिजिनली आर्टिकल 19 में 7 राइट्स हुआ करते थे, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको इसको बताया था। और वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी था। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको डिलीट कर दिया गया और इसको आर्टिकल 300A में इंक्लूड किया गया। अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, अब फंडामेंटल राइट में नहीं रहा राइट टू प्रॉपर्टी। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था आर्टिकल 19 से, तो कौन सा होगा? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दीज 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था डिफरेंस क्या होता है स्टेट के अगेंस्ट में और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें बिल्कुल डिटेल में करवाया था, जो आके देख लो आप। ठीक है, तो ये जो राइट्स है 6 राइट्स, ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। अब इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दीज 6 राइट्स solely on the grounds mentioned in आर्टिकल 19 itself। स्टेट क्या है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है इस 6 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, लेकिन किस ग्राउंड पे? जो ग्राउंड सिर्फ इसी आर्टिकल में मेंशन है, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर ही, पीसफुल असेंबली के ऊपर ही, अदर इसके अलावा नहीं कर सकती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट योर फंडामेंटल राइट्स, स्टेट जो है आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आपके ऊपर। अब आते हैं इसको डिटेल में करते हैं, हर एक प्रोविजन को समझते हैं डिटेल में कि क्या है और इसके प्रोविजंस क्या हैं, विद केस लॉज एंड रिस्ट्रिक्शंस आल्सो। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1) इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच कंटेन्स द फॉलोइंग राइट्स। ये एक ही प्रोविजन में बहुत सारा कुछ है इसमें कंटेन किया गया है, जिसको हम समझते हैं। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछता है कि जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है,
आपको किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है, तो आर्टिकल 19(1) में, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स। आप अपने व्यूज को प्रोपोगेट कर सकते हो, ठीक है, दूसरे के व्यूज को भी आप प्रोपोगेट कर सकते हो, ये आर्टिकल 19 आपको हक देता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट की बात करता है, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अगर आपके टेलीफोन को कोई टैप करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन देता है। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज द गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप किसी भी चीज़ को टेलीकास्ट कर सकते हो, हाँ, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ। ऐसा नहीं कुछ ऐसा चीज़ हो, आगे हम डिस्कस करेंगे, इमोरल हो, पब्लिक इशू हो सकता है, उससे इंडिया का सॉवरेनिटी पे आँच आ सकता है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों के अलावा आप कुछ भी टेलीकास्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट का उसमें कोई मोनोपोली नहीं है, ये आर्टिकल 19 कहता है। राइट अगेंस्ट बंद, बांध सुना हुआ, भारत बंद आज है, आज स्टेट बंद है, आज फलाना बंद है, ठीक है, उसी को बंद कहा गया ये। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करो, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको, जैसे किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया कि जो आज है, आज देश बंद रहेगा, ठीक है, आप अपना दुकान नहीं खोलोगे, ऐसा करोगे। लेकिन आर्टिकल 19 कहता है कि आपका जो पर्पस है, अगर आप बिजनेसमैन हो, आप कोई दुकान देते हो, आप स्कूल जाते हो, टीचर हो, कुछ भी हो, तो आप जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, बंद होने के बावजूद भी आप जा सकते हो, ये आर्टिकल 19(1) कहता है, ठीक है। अगर आपको कोई रोक रहा है तो वो क्राइम कर रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, चुप रहने का भी फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये कौन सा है, आर्टिकल 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले में, फर्स्ट वाले 19(1) में। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़ पेपर, ठीक है, अगर आप न्यूज़ पेपर मतलब छापते हो, ठीक है, तो आपको प्री सेंसरशिप नहीं होगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापने से पहले ही आप पे सेंसरशिप लगा दिया जाए, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। यहाँ पे देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एक है स्ट्राइक, एक है स्ट्राइक, दूसरा है पिकेटिंग। दोनों काफ़ी सिमिलर है अपने आप में। स्ट्राइक देखो अलाउड नहीं है, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेकिन आप पिकेटिंग कर सकते हो, ये आर्टिकल 19 कहता है। दोनों में डिफरेंस समझते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। स्ट्राइक कहने का मतलब होता है कि मान के चलो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे रेलवे है, अब रेलवे के जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक करने का मतलब वो काम पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, काम पे नहीं जाने का मतलब वो घर में बैठे हुए हैं, सभी अपने अपने घर में, कोई काम पे नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं स्ट्राइक। मतलब कंप्लीट तरीके से जो है आप काम पे नहीं जा रहे हो, ठीक है, शट डाउन आपने कर दिया पूरा। दूसरा होता है पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस जगह पे, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, आप वहाँ तो जाओगे, आप काम नहीं करोगे, बस वहाँ आप उसके सामने, जैसे सपोज करो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फैक्ट्री में जहाँ लोग काम कर रहे हैं, 50-100 लोग, 50-100 लोग, क्या हुआ कि फैक्ट्री बंद करके नहीं, मतलब फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं और वहाँ आके प्रोटेस्ट करते हैं, वो असेंबल हो जाते हैं और ना किसी को काम करने देते हैं, उसको बोलते हैं पिकेटिंग। डिफरेंस क्या है, स्ट्राइक में आप घर पे भी बैठे रह सकते हो, कहीं पे भी हो, आप काम नहीं कर रहे हो, काम पे जा ही नहीं रहे हो। यहाँ पे क्या होता है कि नहीं, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे तो गए हो, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, तो पिकेटिंग इज अलाउड, लेकिन स्ट्राइक इज नॉट अलाउड, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यही डिफरेंस है। तो कभी भी क्वेश्चन में आया आपसे कि पिकेटिंग अलाउड है, तो हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन भी आप मतलब डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, जैसे आप मतलब होता है ना कि नारेबाजी लगा सकते हो, पिकेटिंग कर सकते हो, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, ये अलाउड नहीं है, ये आर्टिकल 19 नहीं कहता है। अब देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, डिसेंसी एंड मोरालिटी को आप हर्ट नहीं करोगे, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, किसी को आप डिफेम नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो और उसकी वजह से लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को डिफेमेशन हो रहा है, तो उस केस में आप अलाउड नहीं है चीज़। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये भी नहीं कर सकते हो। तो ये सब क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ऑन आर्टिकल 19(1) पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे याद रखना है फ्रीडम ऑफ प्रेस। कभी एग्जाम में मतलब बहुत बार ऐसा आता है कि पूछता है फ्रीडम ऑफ प्रेस
किस आर्टिकल में इंक्लूडेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 19(1), ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली, आर्टिकल 19(2), ठीक है। ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ये देखो, आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो लेकिन आर्म्स साथ में लेकर के नहीं, ठीक है। राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक आउट प्रोसेशंस, ये सब ठीक है। आप मतलब धरना दे सकते हो, आप नारेबाजी कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, लेकिन आर्म्स नहीं होना चाहिए। परमिटेड ओनली ऑन पब्लिक लैंड, ठीक है। किसी के प्राइवेट लैंड पे आप नहीं जाके, ऐसा नहीं कि किसी का अपना पर्सनल लैंड है, ठीक है, किसी का घर है, वहाँ पे जाके पब्लिक रजिस्ट्रिक होता है ना, कि आपने सुना होगा कि गांधी मैदान में प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई पब्लिक प्लेस पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो पब्लिक प्लेस होना ज़रूरी है, जहाँ पे ऐसा नहीं कि आप किसी के घर में या किसी के पर्सनल फार्म हाउस पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, और वो भी कब पीसफुल मैनर में करना है आपको, विदाउट आर्म्स। डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट डिसऑर्डरली राइटियस असेंबलीज, ऐसा कुछ भी जिससे आप मतलब होता है ना कि आप दूसरों को हार्म करो, वो सब चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक, मैंने बताया था कि राइट टू स्ट्राइक आप नहीं कर सकते, ये राइट नहीं है आपके पास। अब आते हैं आर्टिकल, अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पहले देख लेते हैं। इसमें 2 ग्राउंड पे आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है। फर्स्ट है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है। सेक्शन 144 ऑफ CRPC, आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये। मजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन एन असेंबली मीटिंग और प्रोसेशन इन्वॉल्विंग द रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है ये चीज़ कि अगर उसको ऐसा लगता है, ठीक है, कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है अगर आपके असेंबल होने से या गैदर होने से, तो उस चीज़ को रोक सकता है, ठीक है, रिस्ट्रेन कर सकता है असेंबली को। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्ट्रेन एन असेंबली, ये मजिस्ट्रेट के पास पावर है। या उसको लगता है कि अनोयंस हो सकता है या किसी इंसान की जान जा सकती है, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी और डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, या राइट हो सकता है, एफ्रे हो सकता है, इस तरीके का कोई भी चीज़ हो सकता है, तो सेक्शन 144 ऑफ CRPC लगा सकता है, जिसमें आपको असेंबल होने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। अगेन आता है सेक्शन 141 ऑफ IPC, इसको अगर मैं बोलूँ, इसको बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली, भी आपने सुना होगा, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली। सेक्शन 141 क्या कहता है ऑफ IPC, इंडियन पीनल कोड, अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करता है। अनलॉफुल असेंबली होता है क्या है, वहाँ पे दिया, असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन बिकम्स अनलॉफुल, जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग असेंबल होते हैं, ठीक है, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी करने के लिए, तो उसको बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, ठीक है, और वो लोग क्यों असेंबल होते हैं, कोई लॉ है या लीगल प्रोसेस है, उसको रजिस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसके अगेंस्ट क्रिटिसाइज करने के लिए। टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम अदर पर्सन, ठीक है, टू कमिट एनी मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास वगैरह, ठीक है। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, किसी की प्रॉपर्टी में, किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी में आप जबरदस्ती घुस के कुछ न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, उसको ट्रेसपास बोलते हैं, ठीक है, एक्चुअली में। टू फोर्स समवन और टू डू एन इलीगल एक्ट, ठीक है, टू थ्रेटन गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स, तो ये सब जब आप कोई इंसान इन सब चीज़ों के लिए असेंबल होता है, तो उसको बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली, जो कि कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 141 ऑफ IPC, दैट इज इंडियन पीनल कोड में, ठीक है। अब आते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल 19(3), ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस और एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स आप फॉर्म कर सकते हो, ये अधिकार है आपको आर्टिकल 19(3) के अकॉर्डिंग। इंक्लूड्स द राइट टू कंटिन्यू विद एसोसिएशन, ठीक है, आप इंक्लूड द राइट टू कंटिन्यू विद एसोसिएशन, आप एसोसिएशन के साथ रह सकते हो। इंक्लूड्स नेगेटिव राइट, नेगेटिव राइट मतलब आप सपोज करो कोई एसोसिएशन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कह रहा है कि आप इसमें ज्वाइन करो ही करो, तो आपके पास राइट ये भी है कि आप उसको मना कर सकते हो। इंक्लूड्स नेगेटिव राइट, वही कहता है नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, आप ज्वाइन भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, दैट इज योर चॉइस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगेन सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन इज नॉट फंडामेंटल राइट, मान के चलो आप कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन फॉर्म करते हो, ठीक है,
लेकिन गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करेगी नहीं करेगी, ये आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ आप इसको रिकॉग्नाइज करो ही करो। दैट इज अप टू द गवर्नमेंट इफ दे डिसाइड टू गिव यू द सैंक्शन और दे रिकॉग्नाइज यू और नॉट, दैट इज देयर चॉइस, राइट। आप ये फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं कर सकते। हाँ फॉर्म करो अपना, आप अपने तरीके से उसको हैंडल करो, लेकिन आपको रिकॉग्निशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं कहता है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रेड यूनियन, देखो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, गाइडलाइंस दिया है ट्रेड यूनियन के बारे में कि हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। आपके पास इफेक्टिव बार्गेनिंग करने का कोई गारंटीड राइट नहीं है, ठीक है। आप करो अपने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप फंडामेंटल राइट्स की तरफ यूज नहीं कर सकते हो। हैव नो राइट टू स्ट्राइक, ये भी अगेन आ गया, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। हैव नो राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट, लॉकआउट क्या होता है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ, देखो लॉकआउट क्या होता है यहाँ पे समझो। लॉकआउट क्या होता है, लॉकआउट का क्या होता है, सपोज करो कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री का, मान के चलो किसी भी कंपनी का मालिक है एम्प्लॉयर, ठीक है। और अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, वो नहीं आने, मतलब मना करता है कि आप यहाँ पे काम नहीं करोगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मान के चलो एम्प्लॉयर कहता है कि आपकी जो सैलरी होगी, आपको 9 घंटे 9 आवर आपको काम करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ वो कहते हैं नहीं मैं तो 7 आवर्स तक ही काम करूँगा, मतलब दोनों में एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस पे। इन दैट केस एम्प्लॉयर क्या करता है कि एम्प्लॉयज़ को उस फैक्ट्री में काम करने से मना करता है, रोकता है, नहीं आने देता है। उस चीज़ को बोलते हैं लॉकआउट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस चीज़ को बोलते हैं लॉकआउट। तो वही होता है हैव नो राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट, आपको लॉकआउट डिक्लेयर करने का भी राइट नहीं है, ये चीज़ कहा गया है। अब देखो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं। आर्टिकल 19(4) में एवरी सिटीजन है राइट टू मूव फ्रीली इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट, ठीक है। स्टेट के अंदर तो मूव कर सकते हो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में भी जा सकते हो, मतलब थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी जा सकते हो, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन क्या, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट बाय एनी एसटीज, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जैसे देखो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है, लेकिन कहीं कहीं जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाओगे आप, ठीक है, जैसे मणिपुर हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे मेघालय से, वहाँ पे कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक को जाना अलाउड नहीं है, किसी को जाना अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है ना, बहुत पुराने टाइम से उसी अपने कस्टम को फॉलो करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस हो, आप वहाँ पे जाके उनके रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करो, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। वैसा ही अंडमान निकोबार में कुछ ट्राइबल्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक को जाना मना है, ठीक है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं जहाँ पे उनके कस्टम को बचाने के लिए, उनके रिचुअल्स को, उनके रिसोर्सेज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में यहाँ एक डिफरेंस है। आर्टिकल 21 हम करेंगे इन डिटेल तुरंत जस्ट इसके बाद। देखो आर्टिकल 19 बात करता है इंटरनल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, ठीक है, मतलब आप देश के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो, राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री। आर्टिकल 21 भी देखो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो वो एक्सटर्नल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री। एक मनेका गांधी का केस हुआ था जिसमें ये कहा गया था, हम डिस्कस करेंगे उस केस को भी आगे, ठीक है। तो आर्टिकल 19 इंटरनल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है और आर्टिकल 21 जो है एक्सटर्नल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है। अब देखो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, आर्टिकल 19(5) एवरी सिटीजन हैज राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, intended to remove internal barriers within the country. Restriction again, interest of general public, protection of interest of scheduled tribes. In many parts of the country, the tribals have been permitted to regulate their property rights in accordance with their customary rules and law. ठीक है, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल्स लोग जो हैं अपने रूल्स को खुद अपने अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस करते हैं, अपना रूल बनाते हैं, अपना रेगुलेशन बनाते हैं, उनका अपना लॉज है, वहाँ अपना गवर्न करते हैं वो। सुप्रीम कोर्ट देखो क्या कहता है इस पे, सर्टेन एरियाज कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्सन, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट्स के लिए बैन हो सकता है, हर जगह मूवमेंट नहीं किया जा सकता है ड्यू टू मोरल डिसेंसी इन वजह से, ठीक है। हैबिचुअल ऑफेंडर्स को भी, जो कि क्रिमिनल कह लो, उनको भी अलाउड नहीं होता है कि पर्टिकुलर जगह पे जाके आप वो बार बार वही ऑफेंस कर रहा है। इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने का प्रावधान बनाया है, ठीक है।
राइट टू रेसिडेंस एंड राइट टू मूवमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब आते हैं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, आर्टिकल 19(6), ऑल सिटीजन्स आर गिवन राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप किसी भी तरीके का प्रोफेशन चूज कर सकते हो, कोई भी तरीके का ऑक्यूपेशन कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन कहता है आर्टिकल 19(6). अब देखो, ये कवर्स ऑल मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड, स्टेट इज एम्पावर टू, लेकिन यहाँ पे देखो स्टेट को कुछ पावर दिया गया है। क्या क्या पावर दिया गया है? अ स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। स्टेट के पास पावर है कि वो कुछ क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब करे। सपोज करो आप, लिखा गया है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, किसी भी ऑक्यूपेशन में जा सकते हो। आप सपोज करो डॉक्टर बन जाते हो बिना मेडिकल क्वालिफिकेशन पास किए हुए, तो स्टेट ने एक क्वालिफिकेशन नेसेसरी लगाया है कि आप सपोज करो MBBS करोगे तभी आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे तो हर फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस है, तो आप कोई भी इंसान बैठ कर डॉक्टर कह लेगा खुद को, तो ठीक है। तो कुछ टेक्निकल कोर्सेज में, कुछ टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज में स्टेट इज एम्पावर्ड टू पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी होगा, ये स्टेट के पास पावर है कि उसे लगाया जाए वहाँ पे, ठीक है। वही कहा गया है। स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली। ऐसा क्यों करता है ये? स्टेट इज नॉट, ठीक है, रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई, वो क्यों कर रहा है ऐसा? उसका मोनोपोली है, ये जस्टिफाई करने के लिए वो लायबल नहीं है, कहने का मतलब है। अब देखो, डज नॉट इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और बिजनेस स्टेट ऑफ दैट इज इमोरल और डेंजरस। ऐसा कोई भी काम नहीं करो जो इमोरल हो, डेंजरस हो, ठीक है। अ स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दीज और रेगुलेट थ्रू लाइसेंसिंग, और इसको लाइसेंसिंग, जैसे आप मान के चलो ड्रग्स वगैरह बेच नहीं सकते हो, ठीक है। कहीं किसी स्टेट में शराब बंदी है तो वहाँ पे आप शराब नहीं बेच सकते हो, या कहीं शराब बेच भी सकते हो तो उसके लिए लाइसेंस आपको चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप इलीगल कहे जाओगे। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकती है। अब देखो आर्टिकल 20 क्या कहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन मिलता है आर्बिट्ररी एक्शन या एक्सेसिव पनिशमेंट से, ठीक है। जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके साथ और भी नहीं हो, उसको और भी परेशान ना किया जाए, ये आर्टिकल 20 उसको प्रोवाइड करता है। और ये दोनों के लिए मैंने आपको बताया था कि सिटीजन्स के लिए कौन कौन सा है। सिटीजन्स के लिए देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिटीजन्स का राइट्स कौन कौन सा है, तो मैंने आपको बताया 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 एंड 30। ये जो आर्टिकल्स हैं ना सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सिटीजन्स, फॉरेनर्स सभी के लिए हैं। अब देखो 21 क्या कहता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या होता है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम, ठीक है, ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, नॉर सब्जेक्टेड टू पेनाल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इन फोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसका मतलब हिंदी में समझाता हूँ आपको। कोई भी इंसान है जो, ठीक है, मान के चलो आपने कोई ए है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक इंसान है, एक पर्सन है, ठीक है, और आज की डेट में मान के चलो, आज डेट है कौन सा, 23 ऑफ मार्च, ठीक है, 23 ऑफ मार्च है, ठीक है। आज ये इंसान क्या है, एक क्राइम कमिट करता है, सपोज करो ये मर्डर कमिट करता है, ये मर्डर कमिट करता है, और आज के डेट में 23 ऑफ मार्च के डेट में मर्डर का जो पनिशमेंट है मान के चलो 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स का पनिशमेंट है, ठीक है। ये प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है 23 ऑफ मार्च एज ऑफ नाउ, जिस दिन ये मर्डर कमिट करता है, और इसको पनिशमेंट हो जाती है 10 साल की। मान के चलो 24 ऑफ मार्च को एक अमेंडमेंट होता है, और जिसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है कि अब जो भी मर्डर करेगा उसका पनिशमेंट हो जाएगा 15 ईयर्स, ठीक है। तो अब इस इंसान को ऐसा नहीं कि 15 साल सजा दे दोगे कल होके, जिस टाइम पे जिस ये गुनाह किया है, ठीक है, जिस टाइम पे जो लॉ फोर्स में है उसी के अकॉर्डिंग इसे सजा मिलनी चाहिए। इस 20 में यही कहा गया है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आप दे सकते उसको, और जिस टाइम पे जिस प्लेस पे किया गया उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ही कहता है, ठीक है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन दैट फोर्स। जो कमिट करेगा जिस ऑफेंस के लिए
उसे सज़ा, जो ऑफेंस वो कमिट किया उसी के लिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और उतना ही सज़ा मिलना चाहिए जितना उस टाइम पे उस लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको और देखो ये चीज़, और ये एप्लीकेबल ओनली इन क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, बस क्रिमिनल लॉ के केस में एप्लीकेबल है ये। ठीक है, सिविल लॉ जैसे टैक्स लॉ, मान के चलो टैक्स लॉ अगर कल के डेट में बढ़ जाता है तो आप एक्स्ट्रा टैक्स पे करोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दोगे आप। ठीक है, कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम पर्सन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है 22 अगर बात करूँ, नो डबल जेपार्डी। इसका मतलब क्या होता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, एक ऑफेंस के लिए उसको बार बार पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ये कहता है। ठीक है, अवेलेबल ओनली ऑन प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। इसको समझाता हूँ मैं आपको। सपोज करो एक इंसान है अगेन ए, ठीक है, ये एक पब्लिक ऑफिसर है, ये एक पब्लिक ऑफिसर है। ठीक है, मान लो पुलिस ऑफिसर है, ये पुलिस ऑफिसर है, इसने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसको इस पे ट्रायल होता है कोर्ट में, और ठीक है इसको पनिशमेंट दे दिया जाता है। सपोज इसे पनिशमेंट मिल दिया कोर्ट ऑफ लॉ में, इसको इस पे ट्रायल हुआ और इसे पनिशमेंट मिल गया। ठीक है, तो ये जो नो डबल जेपार्डी का सिस्टम है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ के लिए या फिर कोई भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल, जुडिशियल बॉडी हो उसके लिए अप्लीकेबल है। लेकिन मानो चलो इसका इंटरनल जो इंक्वायरी बैठती है ना इस पर, जैसे आप कोई पब्लिक ऑफिसर हो तो इंटरनल इंक्वायरी बैठती है उस पर, वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो तो चलेगी, उसका पनिशमेंट जो होगा वो आपको झेलना पड़ेगा। नो डबल जेपार्डी का मतलब होता है कि ये अवेलेबल ओनली ऑन प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जो कोर्ट में आपके अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग्स हो रहा है उस बेसिस पे ही आपको नो डबल जेपार्डी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन आपका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गया, इंटरनल इंक्वायरी हो गया, ये सब चलेगा आपका, ये उसका पार्ट नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि हर एक जगह, तो ये कहा गया इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, इंक्वायरी बाय डिपार्टमेंट, अगेन देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंक्वायरी बाय डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आर एक्सेप्शंस। अब देखो 23, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप किसी इंसान को उसी इंसान के खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते हो कि आप एक्सेप्ट करो क्राइम। ठीक है, ही कैन नॉट बी द विटनेस। ठीक है, एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सिर्फ ओरल ही नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आप उससे प्रोड्यूस नहीं करवा सकते हो कि आप सबूत दो कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड डज नॉट एक्सटेंड टू सिविल प्रोसीडिंग्स और प्रोसीडिंग्स विच आर नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर। अगेन ये भी क्या है, सिर्फ क्रिमिनल, ओनली फॉर क्रिमिनल नेचर के लिए होता है ये। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में, नॉट इन सिविल और एनी अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये अब आते हैं आर्टिकल 21 पे, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनेशन में आपसे सवाल आएगा ही आएगा। तो करते हैं, आर्टिकल 21 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। है तो छोटा सा, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन है काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब ये जो है ना प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय, ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा डिटेल में बताया था, यहाँ पे और डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं 2-3 पॉइंट को। इससे पहले प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है फर्स्ट कहाँ से बोरो किया गया, वो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से किया गया है। ठीक है, ये जब मैंने आपको सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था उसमें बताया था कौन सा प्रोविजन कहाँ से बोरो किया गया है। देखो, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोरो किया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। वैलिडिटी ऑफ ए लॉ दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर एंड अनजस्ट। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो इसको समझाता हूँ मैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब होता है इसको यहाँ पे समझाता हूँ मैं, यहाँ पे साइड में। ठीक है, मान के चलो कोई लॉ है, लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर्स बनाते हैं लॉज। अब मान के चलो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, सपोज करो। ठीक है, और वो लॉ बनाती है बिल्कुल प्रोसीजर के साथ, पार्लियामेंट लॉ बना रही है विथ प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर उनको फॉलो करना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो लॉ बनाती है और लॉ वो पास हो जाता है, पास्ट। ठीक है, मीन्स प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देते हैं, लॉ बन गया। ठीक है, और लॉ जो बनाया गया वो प्रोसीजर के साथ बनाया गया है, मतलब जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए था पार्लियामेंट में। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, ठीक है, सब कुछ हुआ, प्रोसीजर हुआ, सब कुछ, और लॉ पास कर दिया गया, ठीक है। मान के चलो फिर भी ये जो लॉ है ना अनफेयर है, ठीक है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो भी इस लॉ को जो है ना अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, इस लॉ को आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते हो। ये इसके अकॉर्डिंग, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, आर्टिकल 21 ये कहता है। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी जजमेंट आया था इस पर, और अभी चेंज है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता क्या है। तो कोई भी लॉ जो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बनाया जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। अब देखो, अब होता है एक कॉन्सेप्ट आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी आपको बताया था मैं, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। अ डॉक्ट्रिन दैट not only checks if there is a law to deprive life and personal liberty of a person, but also ensure that law is made fair and just। इसमें मतलब नहीं है कि fair and just हो या नहीं हो, ठीक है, इसमें मतलब नहीं है कि fair and just हो या नहीं हो। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में जरूरी नहीं कि फेयर एंड जस्ट हो, बस वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए, पार्लियामेंट ने उसको इनेक्ट किया है, बना होना चाहिए, बस दैट्स इट, मतलब वो सही है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता है कि लॉ सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करने से नहीं होता है। लॉ किसी भी पर्सन के लाइफ और उसके पर्सनल लिबर्टी को छीनना नहीं चाहिए, उसको हनन नहीं करना चाहिए, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, और ऑल्सो इंश्योर दैट लॉ इज मेड फेयर एंड जस्ट, ठीक है, लॉ जो है जस्ट फेयर एंड जस्ट भी होना चाहिए, ठीक है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अब देखते हैं इस पे केसेस देखते हैं कुछ, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि अभी का सिचुएशन क्या है हमारे कंट्री में। अब देखो लैंडमार्क केसेस ऑन आर्टिकल 21। देखो फर्स्ट केस था गोपालन केस 1950 में। इसमें कहा गया था प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम द आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं अगर वो कोई लॉ बनाते हैं आर्बिट्ररी, ठीक है, तब तो आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है कोई, ठीक है, इन दैट केस अगर लॉ आर्बिट्ररी भी है तो भी आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये कहा गया था गोपालन केस 1950 में, ठीक है। अब देखो, और इसमें पर्सनल लिबर्टी पे क्या कहा गया था, लिबर्टी रिलेटिंग टू पर्सन और द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक इंसान है, बस उस इंसान की लिबर्टी की बात की गई थी और उसके बॉडी की एक्चुअली बात की गई थी और उस इंडिविजुअल का, ठीक है। लेकिन राइट टू पर्सनल लिबर्टी में बहुत कुछ आता है, जैसे राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये सब भी आता है इसमें। इन सब पे पूरा डिस्कशन नहीं हुआ था इस केस में, बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन था, यहाँ पे लिखा भी है नैरो इंटरप्रिटेशन था गोपालन केस का, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस केस का, वो था क्या, यहाँ पे पहले क्लीन कर देता हूँ थोड़ा मैं, ठीक है, कि अवेलेबल अगेंस्ट ओनली आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। लेकिन उसके बाद आता है सबसे हिस्टोरिक केस, ठीक है, इसमें बहुत कुछ बदला गया, वो था मेनका गांधी केस 1978। ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन में पूछता भी है। ये क्या करता है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट वाला जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको इंट्रोड्यूस करता है, मोर और लेस सिमिलर लाइन पे, ठीक है। और कहता है प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब गोपालन केस को करेक्ट किया गया यहाँ पे मेनका गांधी केस 1978 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट गोपालन केस को करेक्ट किया यहाँ पे और एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दिया है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहा गया इसमें, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। ये आ गया ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि ठीक है, लॉ तो सिर्फ प्रोसीजर से बना हुआ हो इतना ही सफिशिएंट नहीं है, वो साथ साथ रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट भी होना चाहिए, ठीक है, वो साथ में रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट भी होना चाहिए, ये भी कहा गया था। फिर कहा गया कौन से पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या गया, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ बॉडी से नहीं है कि आपका बॉडी सही सलामत है या नहीं, आप जिंदा हो या मर गए नहीं, ठीक है। आप राइट टू लाइफ कहने का मतलब है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात की गई थी यहाँ पे कि ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप जिंदा हो लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, मतलब डिग्निटी आपकी अपनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पर्सनल लिबर्टी के क्या
पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहा गया था, वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इट कवर्स द वैरायटी ऑफ राइट्स दैट गो कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल लिबर्टीज ऑफ मैन। ठीक है, बहुत सारे कुछ इसमें पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की गई थी, राइट टू लिव, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, सब कुछ कहा गया था। ठीक है, नोट इट इज वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। ये वाइडर इंटरप्रिटेशन था, गोपालन केस की तरह नैरो इंटरप्रिटेशन इसका नहीं था। अब आते हैं के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017 पे। इसमें क्या क्या कहा गया था, इट हेल्ड दैट प्राइवेसी इज अ नेचुरल राइट। प्राइवेसी के बारे में बात की गई थी, दैट इनहेयर्स इन ऑल नेचुरल पर्सन्स। ठीक है, एंड दैट राइट में बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय स्टेट एक्शन इफ इट पासेस ईच ऑफ द 3 टेस्ट। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो है, इस राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात किया गया था। राइट टू प्राइवेसी भी जो है आर्टिकल 21 का एक पार्ट है। ठीक, तो लेकिन स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है राइट टू प्राइवेसी पे। ठीक है, कुछ, लेकिन उसके कुछ टेस्ट हैं जो कि स्टेट को मतलब इसको देख के करना पड़ेगा। जैसे कौन, फर्स्ट क्या है, सच स्टेट एक्शन मस्ट हैव लेजिस्लेटिव मैंडेट। पहले तो लेजिस्लेटिव मैंडेट यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसके थ्रू आना चाहिए। सेकेंड, इट मस्ट बी परसुइंग लेजिटिमेट स्टेट पर्पस। एक स्टेट का जो पर्पस है वो लेजिटिमेट होना चाहिए, मीन्स लीगल होना चाहिए, मीन्स कि गुड फेथ में होना चाहिए। इट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। ठीक है, उतना ही करो जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद आता हादिया केस 2017 में। इसमें क्या कहता, सुप्रीम कोर्ट, राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वन चॉइस इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 है। देखो, राइट टू मैरी भी है इसमें इंक्लूड हो गया, राइट टू मैरी ऑफ वन चॉइस, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हादिया केस में कहा गया था। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 21A। इसमें क्या, ये बाद में इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको ऐड किया था। ये आर्टिकल क्या कहता है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। ये इसमें ऐड किया गया था। कब सवाल पूछता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट। राइट टू एजुकेशन देखो फंडामेंटल राइट्स में भी दिया गया है। ठीक है, DPSP में भी दिया गया है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी दिया गया है। तो राइट टू एजुकेशन जो है ना, तीनों जगह प्रोवाइड किया गया है। ये फंडामेंटल राइट्स भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है। देखो आर्टिकल 45, ठीक है, पार्ट 4 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ फॉर फ्री एजुकेशन। यहाँ पे भी एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, चेंज आफ्टर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, ये है फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 51A, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन एज 6 and 14 ईयर्स। ठीक है, 1993 में फ्री एजुकेशन वाली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब आते हैं आर्टिकल 22। ठीक है, ये भी आर्टिकल 20 से मिलता जुलता है। आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। ठीक है, ये उनके राइट्स के बारे में बात करता है जिनको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया गया है। 2 तरीके का डिटेंशन होता है, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। दोनों में डिफरेंस क्या समझते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में होता है विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट प्रोसीडिंग्स के। ठीक है, आपको अंदर जेल में बंद कर दिया जाता है कन्विक्शन बाय, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय। कोर्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ट्रायल नहीं हुआ, आप अंदर चले गए। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, ठीक है, पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। तो ये डिफरेंस है बेसिक था, लेकिन समझते हैं कि अब इसके इंग्रेडिएंट्स को, इसके प्रोविजन को समझते हैं। आर्टिकल 22(1) क्या कहता है, कन्फर्स द राइट ऑन ए पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी ऑर्डिनरी, देखो यहाँ पे ये चीज़ याद है, ऑर्डिनरी लॉ की बात कर रहा है। ठीक है, उसके कुछ राइट्स हैं, अरेस्टेड पर्सन के कुछ राइट्स हैं। अगर वो ऑर्डिनरी लॉ के अंदर वो उसको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या क्या राइट्स हैं समझते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है, किस ग्राउंड पे उनको अरेस्ट किया गया है ये उस इंसान को बताना जरूरी है जिसको अरेस्ट किया गया है। दूसरा क्या राइट है, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। उसके पास ये अधिकार है कि ठीक है वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर, किसी लॉयर को कंसल्ट करे, ठीक है, अपना डिफेंड करे। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ये भी राइट है कि उसे प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, जो जर्नी में टाइम लगा उसको एक्सक्लूड करके
वो इंक्लूड नहीं करना है। अगर मान लीजिए जर्नी में 8 आवर्स का टाइम लगता है तो 8 आवर्स इंक्लूड नहीं, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हटा करके। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, और राइट टू बी रिलीज उसको छोड़ा जाएगा 24 आवर्स अनलेस यहाँ देखो अनलेस है, द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन। अगर मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन ऑथराइज नहीं करता है तो उसको 24 घंटे के बाद उसे छोड़ भी देना है, ये भी उसका राइट है। दीज सेफ गार्ड्स आर नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस फर्स्ट, ठीक है। दूसरा, पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। दूसरा, ये राइट्स उनके पास नहीं है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट होते हैं, ठीक है। ये ऑर्डिनरी लॉ के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब दूसरा ये है 22(1). अब आते हैं, बात करते हैं 22(2) के बारे में। ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु वर अरेस्टेड और डिटेन अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है। फर्स्ट जो है 22(1) क्या कहता है, ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बात करता है। 22(2) क्या कहता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में जो जिसको अरेस्ट किया गया उसके क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, अवेलेबल टू बोथ। देखो, द डिटेंशन ऑफ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए अनलेस, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी है ना तो उसका एक एक्सेप्शन भी है साथ में, ये चीज़ मान के चलो, अनलेस द एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन। मतलब एक एडवाइजरी बोर्ड बैठती है, अगर वो कहती है कि नहीं सफिशिएंट कॉज है कि इसको 3 महीने से ज़्यादा भी आप डिटेन कर सकते हो तो करेगी। और एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सवाल आता है, ठीक है। द बोर्ड इज टू कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर होते हैं। अब देखो, आर्टिकल 22 ऑल्सो ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब circumstances and classes of cases in which a person can be detained for more than 3 months। अब पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब करे और रीज़न बताए और सर्कमस्टांसेस बताए कि किस केस में जो है 3 मंथ से ज़्यादा जो है इसको डिटेन कर सकते हैं। मतलब 3 मंथ से ज़्यादा का भी प्रोविज़न है, लेकिन वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसमें जरूरी नहीं है कि ओपिनियन ले एडवाइजरी बोर्ड से, मतलब पार्लियामेंट जो है अथॉरिटी है, सोल अथॉरिटी है इस पर डिसाइड करने के लिए। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच पर्सन कैन बी डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो एप्लीकेबल होगा एडवाइजरी बोर्ड पे भी, और अगर पार्लियामेंट चाहे तो 3 मंथ से ज़्यादा भी इसको एप्लीकेबल कर सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव अथॉरिटी बताया था आपको, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देखो जैसे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है टू मेक लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इन तीनों पे सिर्फ और सिर्फ जो पार्लियामेंट जो है उनका एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है। लेकिन बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन कंकरेंटली मेक लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर लॉ बना सकती है। यहाँ से इन्फर होके आता है, ठीक है, यहाँ से क्लियर होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ बना सकती है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, सर्विसेज एसेंशियल टू कम्युनिटी। नो डेमोक्रेटिक, ये देखो एक इन्फॉर्मेशन है, नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज हैज बीन डन इन इंडिया। पूरे दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं किसी ने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को कॉन्स्टिट्यूशन के इंटीग्रल पार्ट में इंक्लूड नहीं किया है। बस एक इंडिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके, ठीक है, ये इंक्लूड किया गया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन करेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होगा। उसके बाद हम जो है क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे प्रीएम्बल का और फंडामेंटल राइट्स का साथ में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।